हेलो बच्चों, आप सभी का गणित एकेडमी में स्वागत है बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग क्लास 10 के गणित चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्न वाली 3.5 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जान लेना जरूरी है बच्चों। तो बच्चों देखिए, ये जो टेबल दिया हुआ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है। ये अगर एक नंबर में दिया हुआ है रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। तो बच्चों देखिए, ये वाला जो होता है ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, और ये वाला जो मिड पॉइंट जो कटेगा यहाँ पे, यहाँ एक ही को हल निकलेगा इसका, दोनों समीकरण का ये जो मिड पॉइंट का कट रहा है यहाँ एक हल निकलता है। और बच्चों ये हो गया सेकंड नंबर, रेखाएं समानांतर हो सकती है, इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता है और ये असंगत होता है। देखिए बच्चों ये वाला स्थिति, तो इसमें समीकरण का कोई हल नहीं होता है और ये असंगत होता है। और तीसरा जो बच्चों स्थिति है, रेखाएं संपाती हो सकती है, इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और ये संगत भी होता है। देखिए बच्चों ये वाला एक ही लाइन पे दोनों इक्वेशन आ जाएगा, दोनों समीकरण रैखिक समीकरण युग्म एक ही लाइन में आ जाएगा। तो बच्चों इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो देखिए टेबल में वही दिया हुआ है, दो इक्वेशन दिया हुआ है a1/a2, b1/b2 और c1/c2। अगर यदि हम इसको अनुपातों का तुलना करेंगे, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं और केवल एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है। सेकेंड बच्चों, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 अगर हो तो रेखाएं संपाती रेखाएं होगी और अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। संपाती रेखा मतलब ये वाला रेखा आएगा बच्चों, और इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। थर्ड आएगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो बच्चों इस स्थिति में रेखाएं समानांतर रेखाएं होगी और इसका कोई हल नहीं होता है। ये देखिए बच्चों ये वाला स्थिति आएगा और इसमें ये दोनों रेखाएं समानांतर जाएगी, एक दूसरे को नहीं कट नहीं करती है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होता है। तो बच्चों इसमें हम लोग वज्र गुणन विधि के बारे में पढ़ेंगे कि वज्र गुणन विधि से हम लोग किस प्रकार एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं। तो पहले आपको वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में आपको बताते हैं बच्चों। तो बच्चों वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि ये दो रैखिक समीकरण युग्म है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग x का मान जो निकालते हैं तो x बट्टे हो जाएगा, x का जब मान निकालेंगे तो इसको हम लोग छुपा लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। b1 c2 माइनस बीच में लगाते हैं, b2 c1, और जब बच्चों y का जब मान निकालते हैं तो माइनस वाई हो जाएगा और माइनस वाई हो जाएगा और y वाला टर्म को हम लोग छुपा देते हैं। तो a1 c2 आएगा, a1 c2 माइनस a2 c1। और बच्चों थर्ड वाला हम लोग लेते हैं 1 बटे, इसको हम लोग छुपा देंगे तो ये हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। बच्चों इसमें कोई आपको बताते हैं, किसी वीडियो में आपको ये वाला मिल जाएगा x बटे b1 c2 माइनस b2 c1। जैसा इसमें फर्स्ट वाला को छुपा लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया, और इसमें आपको माइनस क्या हुआ नहीं मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग ये y आता है, इसमें हम लोग माइनस लगाए हुए हैं क्योंकि पहले इसको और इसको किए हुए हैं, इसलिए हम माइनस लगाए हुए हैं। अगर हम पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लगाने का ज़रूरत नहीं है। जैसे a2 c1 को पहले ले आएंगे, a2 c1 माइनस a1 c2, और थर्ड वाला वैसे आएगा a1/b2 माइनस a2/b1। तो बच्चों इसके बाद हम लोग x का वैल्यू फाइंड करने के लिए एक बार इसको इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। तो x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। अब बच्चों यहाँ पे x का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो x इक्वल टू हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीपल कर ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू ये वाला, तो b1 c2 माइनस b2 c1 बटे a1
B2 माइनस A2 B1। तो बच्चों x का फॉर्मूला ये वाला हो गया, और y का फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे तो इसको और इसको ले लेंगे। तो y बटे A2 C1 माइनस A1 C2 इक्वल टू 1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1, ये होगा। अब हमको यहाँ पे y का वैल्यू निकालना है, तो y इक्वल टू हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे, A2 C1 माइनस A1 C2 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। तो बच्चों x और y निकालने का ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। यहाँ पे आप डायरेक्ट पुट करके x और y का यहाँ पे B1 इसका मान पुट करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं x और y का मान। तो बच्चों अब इसको प्रश्न वाली 3.5 में हम लोग आ जाते हैं और इसको बीजगणित गुणन विधि से हल करते हैं। तो दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है और किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीजगणित गुणन विधि से ज्ञात करना है। तो बच्चों पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि दिए जो इक्वेशन हमको दिया हुआ है वो अद्वितीय हल है कि नहीं है। तो प्रश्नावली 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर। तो दिया हुआ है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और सेकंड दिया है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो बच्चों इसको हल करते हैं। हल फर्स्ट वाला इक्वेशन में दिया है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। यहाँ a1 इक्वल टू 1 है, x का कोफिशियंट यहाँ पे 1 है, और b1 इक्वल टू माइनस 3 है, और c1 इक्वल टू माइनस 3 है। और दूसरा इक्वेशन ले लेंगे, तो 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी x का कोफिशियंट a2 इक्वल टू 3 है, b2 इक्वल टू माइनस 9 है, और c2 इक्वल टू माइनस 2 है। तो बच्चों हम लोग इसमें जो ये वाला जो पढ़े हुए थे अद्वितीय हल निकालने का, तो उसको हम यूज करेंगे। तो देयरफॉर a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2। तो अद्वितीय हल होने के लिए बच्चों यहाँ पे जो ये वाला आएगा ये नॉट इक्वल टू इसके साथ आएगा। तो यहाँ पे देखिए a1 इक्वल टू 1 है, a2 इक्वल टू 3 है, और यहाँ पे b1 इक्वल टू माइनस 3 है, और b2 इक्वल टू माइनस 9 है। तो इक्वल टू हो जाएगा c1 बटे c2। अब यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करते हैं, तो ये बच्चों आ जाएगा a1 के प्लेस पे 1 बटे a2 के प्लेस पे 3 इक्वल टू b1 के प्लेस पे माइनस 3 है, और b2 के प्लेस पे माइनस 9 है, और c1 के प्लेस पे माइनस 3 है, और c2 के प्लेस पे माइनस 2 है। तो बच्चों इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं a1 बटे a2 इक्वल टू लिखेंगे a1 बटे a2 इक्वल टू आया है 1 बटे 3, b1 बटे b2 इक्वल टू आया है माइनस 3 बटे माइनस 9। तो माइनस माइनस कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 इक्वल टू 1 बटे 3, और c1 बटे c2 इक्वल टू आएगा माइनस 3 बटे माइनस 2। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, इक्वल टू 3 बटे 2 आएगा। तो बच्चों अतः देखिए यहाँ पे a1 बटे a2 इक्वल टू, देखिए a1 बटे a2 इक्वल टू है b1 बटे b2, और c1 बटे c2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। तो बच्चों इस स्थिति में रेखाएं जो होती है वो समानांतर होती है और असंगत होती है, और इसका कोई हल नहीं होता है। अतः रैखिक समीकरण युग्म, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म समानांतर है, समानांतर है, और
इसका कोई हल नहीं है। तो बच्चों ये हो गया 1 नंबर। अब हम लोग सेकंड नंबर को उतार लेते हैं। तो सेकंड नंबर में दिया हुआ है 1 का सेकंड नंबर दिया है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया हुआ है, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 दिया हुआ है। तो इसको भी हल करेंगे। ये आ जाएगा यहाँ a1 इक्वल टू 2 है, b1 इक्वल टू, देखिए y का कोफिशिएंट क्या है 1 है, और c1 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों इसको हम लोग एक बार ऐसा नहीं आएगा, इसको हम लोग पहले लिख लेंगे 2x प्लस वाई, और 5 को यहाँ ले आएंगे तो -5 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे यहाँ a1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, b1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, और c1 इक्वल टू -5 हो जाएगा। अब सेकंड इक्वेशन लेंगे 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, तो इसको भी 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे यहाँ a2 इक्वल टू 3 है, b2 इक्वल टू 2 है, और c2 इक्वल टू -8 है। तो यहाँ पे a1 बाई a2 क्या आ जाएगा, a1 बाई a2 इक्वल टू 2/3, b1 बटे b2 इक्वल टू 1/2, और c1 बटे c2 इक्वल टू -5/8 इक्वल टू 5/8 आएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, अतः a1 बाई a2 b1 बाई b2, देखिए बच्चों a1 बाई a2 जो है वो नॉट इक्वल टू है b1 बाई b2 के। अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। और तो बच्चों अद्वितीय हल अगर यदि निकलेगा तो उसको बोला गया है कि बज्र गुणन विधि से हल करने के लिए। तो बज्र गुणन विधि का फॉर्मूला होता है, तो x ये होता है x बटे होता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। x ये वाला टर्म को हमको ये वाला हम लोग देखिए यहाँ पे लिखे हुए फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू x होता है b1c2 माइनस b2c1 होता है, इक्वल टू y बटे a2c1 माइनस a1c2 होता है, और 1 बटे a1b2 माइनस a2b1 होता है। तो इसका वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे आ जाएगा x बटे ये b1 के प्लेस पे b1 के प्लेस पे यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू c2 है -8, और बीच में माइनस है, और b2 है 2 इंटू c1 है -5, इक्वल टू y बटे a2 दिया हुआ 3 इंटू c1, तो c1 -5 है, माइनस a1 है 2 इंटू c2 -8 है। अब 1 बटे a1 का मान दिया हुआ है 2 इंटू b2 का मान है 2, माइनस a2 का मान दिया हुआ है 3 इंटू b1 का मान है 1। तो बच्चों ये हो जाएगा x बटे -8, और इसको जब करेंगे तो आएगा माइनस मिल के +10 हो जाएगा, इक्वल टू y बटे आएगा माइनस का 15, और माइनस मिल के प्लस का 16 आएगा, इक्वल टू 1/4 माइनस 3 आएगा। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा x बटे प्लस का 10 है और माइनस का 8 है, तो 2 हो जाएगा, इक्वल टू y बटे माइनस का 15 है, प्लस का 16 है, तो 1 आ जाएगा, इक्वल टू 1/1 आ जाएगा। तो हम लोग पहले इसको और इसको लेंगे। तो बच्चों इसको ले लेते हैं। जब x बटे 2 इक्वल टू 1/1,
तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू वन तो 1 आएगा और 2 इंटू वन इक्वल टू 2 आएगा। तो बच्चों x का वैल्यू 2 निकल गया। और जब y बटे 1 इक्वल टू 1 बटे 1 तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू वन वाई हो जाएगा और 1 इंटू वन 1 आएगा। तो बच्चों देखिए x का वैल्यू 2 निकल गया और y का वैल्यू 1 निकल गया है। तो अब हम लोग 3.5 के क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। ये बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 3x माइनस 5y। क्वेश्चन नंबर 1 का 3x माइनस 5y इक्वल टू 20 दिया हुआ है और 6x माइनस 10y इक्वल टू 40 दिया हुआ है। तो इसको भी उसी प्रकार से हल करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ था हल। तो यहाँ पे 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू माइनस 5 और c1 इक्वल टू माइनस 20 हो जाएगा। और दूसरा इक्वेशन लेंगे बच्चों 6x माइनस 10y इक्वल टू 40 और तो ये हो जाएगा 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल टू 0 और यहाँ हो जाएगा a1 इक्वल टू 6, a2 इक्वल टू 6 हो जाएगा, b2 इक्वल टू माइनस का 10 और c2 इक्वल टू माइनस का 40। तो देयरफॉर इसलिए a1 बाय a2 इक्वल टू a1 3 है और a2 6 है तो इक्वल टू 1/2 1/2 आ गया। अब हम लोग b1 बटे b2 निकालेंगे तो b1 बटे b2 इक्वल टू माइनस 5 बटे माइनस 10 ये भी 1/2 आएगा। और तीसरा निकालना है हमको c1 बटे c2 इक्वल टू c1 है माइनस 20 बटे c2 है माइनस 40 तो माइनस माइनस कट जाएगा बच्चों और ये 1 और 2 इक्वल टू 1/2। अतः a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। इसलिए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं और ये संगत होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे दिया हुआ था कि अगर अद्वितीय हल होगा तो इसका वज्र गुणन विधि से इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो क्योंकि ये तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, इसके बाद वाला बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 है और दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। हल ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ a1 x का कोफिशियंट 1 है, b1 इक्वल टू माइनस 3 और c1 इक्वल टू माइनस 7। और दूसरा इक्वेशन ले लेंगे 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ a2 इक्वल टू 3 हो जाएगा, b2 इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा और c2 इक्वल टू माइनस 15 हो जाएगा। तो अतः a1 बटे a2 पहले निकाल लेंगे, इसलिए a1 बटे a2 इक्वल टू a1 इक्वल टू 1 है और a2 इक्वल टू 3 है। फिर b1 बटे b2 निकालेंगे, b1 बटे b2 तो b1 के प्लेस पे माइनस 3 है और b2 के प्लेस पे माइनस 3 है, माइनस माइनस कट जाएगा और 3 से 3 भी कट जाएगा इक्वल टू 1/1 आएगा। और c1 बटे c2 इक्वल टू है माइनस 7 बटे माइनस 15 तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 7/15। अतः a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, क्योंकि बच्चों देखिए a1 बटे a2 1/3 आया हुआ है और b1 बटे b2 है 1/1। अतः या इसलिए रैखिक समीकरण युग्म का एक
अद्वितीय हल है। अब बच्चों इसको वज्रगुणन विधि से इसका एक्स और वाई का वैल्यू भी निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स बटे B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू वाई बटे A2 C1 माइनस A1 C2 इक्वल टू 1 बटे A1 B2 माइनस A2 P1। अब यहाँ पे इसका जो जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे बच्चों। तो x बटे B1 के प्लेस पे देखिए -3 है, तो -3 इंटू C2 के प्लेस के -15 है, माइनस B2 के प्लेस पे -3 है, इंटू C1 के प्लेस पे -7 है, इक्वल टू y बटे A2 का मान 3 है इंटू C1, तो C1 के प्लेस पे -7 है। अब माइनस A1 के जगह पे 1 है, और इंटू C2 के जगह पे -15 है, इक्वल टू 1 बटे A1 के प्लस पे 1 इंटू B2 का मान -3 दिया हुआ है, माइनस A2 का मान 3 दिया हुआ है, और B1 का मान -3 है, और ये भी -3 हो जाएगा क्योंकि A2 का मान 3 दिया हुआ, माइनस नहीं होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा बच्चों, खाली ओनली 3 इंटू -3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग x और 15 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 तिया 45 आ जाएगा, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। फिर बच्चों यहाँ पे 7 तिया 21, ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और ये वाला माइनस, तो माइनस का माइनस ही रह जाएगा। 7 तिया 21 इक्वल टू y बटे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 21 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 15 आएगा। और बच्चों इसमें -3 आएगा यहाँ पे, और ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस मिलके +9 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे आएगा x बटे 45 में 21 माइनस करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, और 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, इक्वल टू y बटे 21 में से 15 माइनस करेंगे, -21 में 15 घटाएंगे तो बच जाएगा -6, और यहाँ पे -3 और प्लस इसमें आएगा 6 आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे हम लोग इसको अलग अलग 2 पार्ट्स में अलग अलग कर लेते हैं। तो जब x बटे 24 इक्वल टू 1 बटे 6, तो x का वैल्यू हमको निकालना है, तो x इक्वल टू 24 बटे 6, तो 6 चौका 24, तो x इक्वल टू 4 निकल गया। अब दूसरा लेंगे बच्चों, जब y बटे -6 इक्वल टू 1 बटे 6, तो y इक्वल टू -6 बटे 6, तो 6 कट जाएगा, तो y इक्वल टू -1 निकल गया। तो बच्चों इसका वैल्यू निकल चुका है। अब हम लोग इसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो बच्चों बोला गया है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, और 2 इक्वेशन दिया गया है, तो 2 का हल 2 का 1 नंबर है। तो इक्वेशन हम दिया हुआ है यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 दिया हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3 और c1 इक्वल टू -7। और बच्चों दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है, और दूसरा इक्वेशन दिया है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2 दिया हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई माइनस, इसको एक साथ रख लेंगे 3a प्लस बी माइनस 2, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, ये पूरा का पूरा आएगा तो माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा a2 इक्वल टू a माइनस बी, b2 इक्वल टू a प्लस बी, और c2 इक्वल टू -3a प्लस बी माइनस 2 आएगा। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो यहाँ लिखेंगे, दिया है रैखिक समीकरण
युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो बच्चों इसका जो होता है अनेक हल के लिए फॉर्मूला होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होता है। अब यहाँ पे जो वैल्यू है उसका हम लोग पुट कर देंगे। तो A1 के प्लेस पे 2 है और A2 के प्लेस पे बच्चों A-B है, B1 के प्लेस पे देखिए 3 है और B2 के प्लेस पे A+B है और C1 के प्लेस पे देखिए -7 है और C2 के प्लेस पे -3A+B-2 दिया हुआ है। तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा A/2, यहाँ पे 2 है, 2/A-B इक्वल टू 3/A+B इक्वल टू 7/3A+B-2। अब बच्चों हम लोग ये इसको लेते हैं, एक बार इसको लेते हैं, फिर एक बार इसको लेंगे। तो जब पहला और तीसरा लगे तो 2/A-B इक्वल टू 7/3A+B-2। तो यहाँ पे बच्चों क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये यहाँ मल्टीपल हो जाएगा। तो 2 × 3A+B-2 इक्वल टू 7A-B। अब यहाँ पे आएगा 3 दूना 6A प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2B आ जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। यहाँ पे आ जाएगा 7A - 7B। अब बच्चों यहाँ पे 6A है प्लस 2B है और -4 है। अब इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 7A और प्लस का 7B इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस का 6A है और माइनस का 7A है तो माइनस का A बचेगा और प्लस का 2B है और प्लस का 7B तो प्लस का 9B और -4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब बच्चों यहाँ से या तो फिर बच्चों इसको हम लोग इक्वेशन 1 नहीं मानते, इसको हम लोग और कुछ छोटा कर लेते हैं। तो ये माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे या -A प्लस 9B इक्वल टू 4 को उधर भेज देंगे। हम लोग इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। तो -A आया हुआ है तो माइनस को हम लोग उधर भेज देंगे। तो माइनस जब कॉमन लेते हैं तो जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाता है। 9B इक्वल टू 4 हो जाएगा और फिर माइनस को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड, तो यहाँ तो प्लस हो जाएगा बट यहाँ माइनस हो जाएगा। तो A - 9B इक्वल टू -4 समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम लोग ले लेंगे जब दूसरा और तीसरा, तो दूसरा दिया है 3/A+B इक्वल टू 7/3A+B-2 ये दिया हुआ था। अब हम इसको क्रॉस मल्टीपल से हल करेंगे इसको। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × 3A+B-2 आएगा यहाँ पे और राइट साइड में आ जाएगा 7 × A+B। तो बच्चों ये हो जाएगा 3 3 जा 9A प्लस 3B - 6 इक्वल टू 7A प्लस 7B। अब यहाँ पे हो जाएगा 9A प्लस 3B - 6 - 7A माइनस 7B इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9A प्लस है और माइनस का 7 है तो प्लस का 2A बचेगा और यहाँ पे 3B है और माइनस का 7B है तो माइनस का 4B बचेगा और माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो बच्चों देखिए यहाँ पे सब में 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 कॉमन ले लेंगे तो A - 2B - 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये आ गया A - 2B - 3 इक्वल टू 0। 2 को नीचे 0 के नीचे भेज देंगे तो 0/2 तो 0 ही आएगा। 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड देंगे तो वो 0 ही आता है। यहाँ हो जाएगा A - 2B इक्वल टू 3। ये आ गया समीकरण 2। तो बच्चों देखिए समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 में आया था A - 9B इक्वल टू -4 और समीकरण 2 में आया है A - 2B इक्वल टू 3। तो देखिए इसमें जो साइन लगा हुआ है माइनस प्लस का वो दोनों में इक्वल है तो इन दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे। समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, तो बच्चों ये हो जाएगा A - 9B इक्वल टू -4 और A - 2B इक्वल टू 3 हो जाएगा। हम लोग घटा रहे हैं तो एक प्लस है एक माइनस है, दोनों कट जाएगा। यहाँ माइनस लगाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा
और यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस का 9 भी है और प्लस का 2 भी है, तो बच जाएगा माइनस का 7 भी। और बच्चों यहाँ पे माइनस का 4 और माइनस का 3, तो माइनस का 7 हो जाएगा। और b इक्वल टू -7 बटे -7, तो पूरा कट जाएगा, माइनस माइनस भी कट जाएगा। तो यहाँ पे b इक्वल टू 1 निकल गया। अब b के वैल्यू को हमको b का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 या 2 किसी में पुट करके a का वैल्यू निकाल लेंगे। तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों इक्वेशन 1 में था a -9 और b के प्लेस पे 1 आया हुआ है इक्वल टू -4, तो a -9 इक्वल टू -4 हो जाएगा और a इक्वल टू -4 + 9 हो जाएगा, तो a इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो बच्चों a और b का हमको मान निकालना था। देखिए दिया हुआ था a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का अपरिमेय रूप से अनेक हल है। तो हमको a और b का मान निकल गया है और हमको वही निकालना था। तो 3.5 का हम लोग 2 नंबर को हल करते हैं। देखिए 2 नंबर दिया हुआ है k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं होता है तो बच्चों उसमें जो दोनों लाइन आएंगे वो पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल आते हैं। तो इसको भी चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर, इसका इक्वेशन जो दिया हुआ है के का हमको मान निकालना है और इक्वेशन दिया है 3x + y = 1 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग a b और c का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यह आ जाएगा 3x + y - 1 = 0, यहाँ a1 = 3, b1 = 1 और c1 = -1। और जो दूसरा इक्वेशन दिया हुआ बच्चों वो ये दिया हुआ है और दूसरा दिया है 2k - 1 × x + k - 1 × y = 2k + 1 ये दिया हुआ है। तो इसको भी लिखेंगे 2k - 1 x + k - 1 y - 2k + 1, इन दोनों को ब्रैकेट में रख के इधर ले आए, यहाँ = 0। तो यहाँ हो जाएगा a2 = हो जाएगा 2k - 1, b2 हो जाएगा k - 1 और c2 हो जाएगा -2k + 1। तो बच्चों अब यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है दिया हुआ है, तो यहाँ पे वही यूज करेंगे। अतः दिया है कि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो बच्चों इसका जो फॉर्मूला होता है उसका ये होता है a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर यही स्थिति आता है तो रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो a1/a2, a1 है बच्चों 3, इसलिए a1 है 3 बटे a2 का मान है 2k - 1 = b1 के प्लेस पे 1 है बच्चों और b2 के प्लेस पे k - 1 है। c1 और c2 का लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल टू दिया हुआ है। तो इसको नॉट इक्वल टू दिया हुआ है तो इसको हम लोग नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों का हल निकालेंगे। तो या तो फिर इसको ले लेते हैं नॉट इक्वल टू c1 है -1 बटे 2k + 1 है, यहाँ भी माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे ले लेंगे प्रथम और द्वितीय, क्योंकि बच्चों इसको लेना ही नहीं क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल टू है, तो हम लोग इसको नहीं लिखते हैं, इसको डायरेक्ट करते हैं, उसको लेना ही नहीं है। तो ये हो जाएगा 3 बटे 2k - 1 = 1 बटे k - 1। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3k - 1 =
2k-1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3k-3 हो जाएगा और ये 2k-1 हो जाएगा और ये 3k-2k इक्वल टू के वाला टर्म को इधर ले आए और ये हो जाएगा इधर -1 और ये +3 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे 3k में 2k माइनस करेंगे तो k बचेगा और -1 है और +3 है तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो इसलिए k इक्वल टू 2 निकल गया और हमको k का वैल्यू निकालना था। तो बच्चों निकल चुका है। अब हम लोग इसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्रगुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? हमको इसको प्रतिस्थापन और वज्रगुणन विधि दोनों से हल करना है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 3 का हल। इसका जो समीकरण दिया है वो दिया है 8x + 5y = 9 दिया हुआ है बच्चों। और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है, इसको दोनों विधि से करना है। तो एक बार पहले हम लोग विलोपन विधि से कर लेते हैं, फिर प्रतिस्थापन से करेंगे, फिर वज्रगुणन से करेंगे। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 3x + 2y = 4 दिया हुआ है। यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो ये दिया हुआ है। तो प्रतिस्थापन विधि में किसी एक को ले लेते हैं x या y को और उसका वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं। तो 3x = हो जाएगा 4 - 2y और x = हो जाएगा 4 - 2y/3। समीकरण 2। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों 8 है इंटू x है 4 - 2y/3 + 5y = 9 दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे इसका हल करेंगे। तो बच्चों देखिए, इसके नीचे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो 3 और 1 का लॉस लेंगे, तो लॉस लेंगे एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा और 3 को इससे डिवाइड देंगे तो 1 बार में डिवाइड होगा तो यही वाला आ जाएगा 8 × 4 - 2y प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। तो 5y × 3 = 9 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे 8 को हम लोग अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौका 32 आ जाएगा। यहाँ पे -8 × 2 = 16y और ये हो जाएगा 5 × 15y और ये क्रॉस मल्टीपल में यहाँ चल जाएगा 9 × 3। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा -16y है प्लस 15y है तो -y बचेगा और 9 × 27 आ जाएगा और इसको हम लोग इधर ले आएंगे तो माइनस का 32 हो जाएगा। तो बच्चों ये हो गया -y = इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -5, माइनस कट जाएगा और y = 5 निकल जाएगा। तो y का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो बच्चों इसका मान हम यहाँ पे पुट करेंगे y का मान। तो x = 4 - 2 × 5/3 तो ये आ जाएगा 4 - 10/3 आ जाएगा और 4 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -6/3 आएगा। इसे कट जाएगा 2 बार में = -2, अतः x = -2 निकल गया। अब हमको इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर लिए हैं। अब इसको वज्रगुणन विधि से भी हल करने बोला गया है। तो वज्रगुणन विधि इक्वेशन दोनों ले लेते हैं बच्चों। ये 8x + 5y = 9 है तो इसको लिखेंगे 8x + 5y - 9 = 0। तो यहाँ हो जाएगा a1 = 8 हो जाएगा, b1 = 5 हो जाएगा और c1 = -9 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग दूसरा जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको भी ले लेते हैं और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 3x + 2y = 4 दिया हुआ है। तो इस यहाँ पे आएगा 3x + 2y - 4 = 0 और यहाँ a2 = 3 हो जाएगा, b2 = 2 हो जाएगा और c2 = -4 हो जाएगा। तो
यहाँ पे बजरंग गुणन विधि से बच्चों हल कर रहे हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग पुट करेंगे। तो फॉर्मूला होता है वज्र गुणन विधि का उपयोग करने पर, तो इसका फॉर्मूला होता है x बटे b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू y बटे a2c1 माइनस a1c2 इक्वल टू 1 बटे a1b2 माइनस a2b1। तो बच्चों यहाँ पे इसका मान पुट कर लेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा x बटे b1 आया हुआ है, b1 5 था, देखिए यहाँ पे b1 5 है, तो b1 5 हो जाएगा, 5 इंटू C2 आया हुआ है -4 हो जाएगा, माइनस B2 आया है 2 इंटू C1 है -9 इक्वल टू y बटे A2 का मान आया हुआ है 3 इंटू C1 का मान है -9 माइनस A1 का मान आया हुआ है 8 इंटू C2 का मान आया हुआ है -4। तो बच्चों और इक्वल टू 1 बटे A1 का मान आया हुआ है 8 आया है इंटू B2 का मान आया है 2 आया है माइनस A2 का मान आया हुआ है बच्चों A2 का मान 3 आया हुआ है इंटू B1 का मान आया हुआ है 5। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौका 20 माइनस 20 आएगा, माइनस यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस का 18 इक्वल टू y बटे 9 18 9 तिया 27 -27 और यहाँ माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 8 चौका 32 इक्वल टू 1 बटे 8 दूना 16 -15। अब बच्चों यहाँ पे आएगा x बटे -2 इक्वल टू y बटे 32 में 27 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। अब हम लोग एक बार इसको लेंगे, जब पहला और तीसरा लेने पर, तो ये हो जाएगा x बटे -2 इक्वल टू 1 बटे 1 और x इक्वल टू -2। तो बच्चों x का वैल्यू -2 निकल गया, और फिर जब दूसरा और तीसरा लेने पर, तो बच्चों दूसरा आया हुआ था y बटे 5 इक्वल टू 1 बटे 1। तो बच्चों यहाँ पे y इक्वल टू 5। तो बच्चों देखिए x और y का हम लोग मान फाइंड कर चुके हैं। तो इसके बाद हम लोग हल करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर दिया हुआ है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के लिए व्यय के लिए 1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। तो बच्चों नियत व्यय को x मान लेंगे और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y मान लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 का हल। तो मानेंगे यहाँ पे, माना कि नियत व्यय इक्वल टू x हो जाएगा और x रुपया हो जाएगा, और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य दूसरा है प्रतिदिन के भोजन का मूल्य इक्वल टू y रुपया।
अब यहाँ पे बच्चों स्थिति 1 या प्रश्न से स्थिति 1। तो बच्चों स्थिति 1 क्या है, देखिए यहाँ पे स्थिति 1 है, जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, तो 20 दिन भोजन करता है तो वो तो 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के लिए 1180 अदा करने पड़ते हैं। तो नियत है एक्स, और एक्स्ट्रा जो दिन प्रतिदिन जो भोजन कर रहा है तो 20 दिन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों नियत व्यय प्लस प्रतिदिन भोजन, ये एक्स प्लस 20y इक्वल टू 1000। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे बच्चों। और स्थिति 2, जो दूसरा जो बच्चा है वो, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के लिए 1180 अदा करने पड़ते हैं। तो x प्लस 26y इक्वल टू 1180। तो बच्चों देखिए दोनों इक्वेशन निकल चुका है। अब इन दोनों को हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बीजगणित विधि से हल करने के लिए बोला गया है। और बीजगणित विधि में 3 विधि आते हैं, विस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। किसी विधि से आप जो भी आपको आसान लगे आप हल कर सकते हैं। तो इसको हल करते हैं। देखिए दोनों में देखिए जो प्लस माइनस का साइन है दोनों में सेम है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। तो इन दोनों को घटा देंगे। समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर तो ये बच्चों आ जाएगा x प्लस 20y इक्वल टू 1000 और x प्लस 26y इक्वल टू 1180 आ जाएगा। यहाँ हम लोग घटाएंगे इसको, तो एक प्लस में एक माइनस में दोनों कट जाएगा। और यहाँ 20 प्लस का 20y और माइनस का 26y, तो माइनस का 6y हो जाएगा। और 1000 माइनस करेंगे तो माइनस 180 आ जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा y इक्वल टू 180/6। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 6 तिया 18, 30 निकल जाएगा। अतः y इक्वल टू 30 निकल गया। अब हम यहाँ पे y का वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों 1 में इक्वेशन था x प्लस 20y, x प्लस 20 और y का मान आया है 30, तो 20 × 30 इक्वल टू 1000 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे x प्लस 20 और 30 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 600 आएगा। 3 दूना 6 और 2 0, 600 आ गया इक्वल टू 1000। तो बच्चों ये x इक्वल टू 1000 माइनस 600, तो यहाँ पे x इक्वल टू 400 निकल गया। अतः नियत व्यय x इक्वल टू 400 रुपया हो गया, और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y इक्वल टू 30 रुपया। जितना दिन आप खाएंगे 30 रुपया करके लगेगा, और जो नियत व्यय है वो 400 रुपया है। 400 रुपया। तो बच्चों ये क्वेश्चन हल हो चुका है। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है देखिए, प्रश्न संख्या 4 का 2 नंबर। तो 2 नंबर में दिया है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात करना है। तो बच्चों इस प्रकार क्वेश्चन हम लोग पीछे में किए हुए हैं। तो हल करते हैं इसको। 4 का 2 नंबर, माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y है, तो भिन्न इक्वल टू x/y। अब प्रश्न से ले लेंगे बच्चों। प्रश्न में दिया हुआ है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, तो अंश में हम लोग 1 घटा देंगे x - 1, और जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो ये घटा दिया बटे y इक्वल टू 1/3 हो जाती है। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, तो 3x - 1 इक्वल टू y हो जाएगा, और यह आएगा
3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, और ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अब फिर से ले लेंगे जो दूसरा दिया हुआ है स्थिति, उसको ले लेते हैं। दूसरा दिया हुआ है कि यदि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो x बटे हर में हम लोग 8 जोड़ देंगे, y प्लस 8 इक्वल टू 1/4 हो जाता है वो। तो इसको भी बच्चों हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x इक्वल टू वाई प्लस 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, ये बच्चों इक्वेशन 2 आ गया। तो बच्चों देखिए यहाँ पे 3x माइनस वाई है, दोनों का देखिए साइन यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, यहाँ भी एक प्लस है और एक माइनस है, तो दोनों को हम लोग जब इक्वल होता है तो उसको घटा देते हैं, तो दोनों को घटा देंगे तो वाई वाला टर्म कट जाएगा। तो समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर तो यह आ जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और ये हो गया 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, माइनस माइनस माइनस, तो ये बच्चों माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, इसलिए एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, दोनों कट जाएगा। प्लस का 3x है और माइनस का 4x है, तो माइनस का x बचेगा, और प्लस का 3 है और माइनस का 8 है, तो माइनस का 5 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और x इक्वल टू 5 हो जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों 1 में रखेंगे x का मान, तो x का मान 3 × 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, देखिए इक्वेशन ये वाला है, और यहाँ पे आ जाएगा 5 तिया 15 माइनस वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा, और बच्चों ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 15, और माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस 12, माइनस से माइनस कट जाएगा बच्चों, और y इक्वल टू 12 निकल जाएगा। अतः अभिष्ट भिन्न इक्वल टू x बटा वाई, और x के प्लेस पे 5 आया हुआ था बच्चों और y के प्लेस पे 12, तो ये इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग हल कर लिए हैं, 4 का 1 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 4 के 2 नंबर को हल करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ देखिए 4 का 3 नंबर, यश ने ये दिया हुआ है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए हैं, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो बच्चों को पहले तो यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए हैं, तो पहले एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा और एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा, तो इसको भी हल करते हैं उसी प्रकार से। यहाँ मान लेंगे, माना सही उत्तर है और गलत उत्तर है, तो माना कि टेस्ट में सही उत्तर पर मिले अंक, टेस्ट में सही उत्तर पर मिले अंक इक्वल टू x हो जाएगा, और टेस्ट में गलत उत्तर पर मिले अंक इक्वल टू y हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे केस 1 या स्थिति 1 में स्थिति वन में दिया हुआ था कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए हैं, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले। सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले तो 3x हो जाएगा, और गलत उत्तर के लिए तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हुई तो -y इक्वल टू 40 हो जाएगा। ये इक्वेशन बच्चों 1 हो गया। और दूसरा इक्वेशन स्थिति 2 आ जाएगा स्थिति 2, जब उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा गलत उत्तर पर 2 अंक कट गए, तो 4x माइनस 2y इक्वल टू टोटल 50 अंक मिला उसको, तो समीकरण 2 हो गया। अब इसको हम लोग कुछ छोटा कर लेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 50, और ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 50/2, तो यहाँ हो जाएगा 25,
और ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 25, समीकरण 2। तो देखिए बच्चों यहाँ पर भी, यहाँ और यहाँ दोनों में साइन समान है, ये प्लस है माइनस है, यहाँ भी प्लस है माइनस है, तो इन दोनों को हम लोग घटा देंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, और ये आ जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 25। इन दोनों को घटा देंगे, माइनस माइनस, तो बच्चों यहाँ पे माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और ये वाला माइनस है और ये प्लस है, तो दोनों कट जाएगा। यहाँ पे प्लस का 3x है और माइनस का 2x है, तो यहाँ x बचेगा, और यहाँ प्लस का 40 है और माइनस का 25 है, तो यहाँ पे 15 बचेगा। तो x इक्वल टू 15 आ गया। अब हम यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों समीकरण 1 में रखेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल टू 40, तो 15 तिया 45 माइनस वाई इक्वल टू 40, तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 40 40 हो जाएगा, और माइनस यहाँ प्लस में 45 है तो यहाँ जाएगा तो माइनस 45 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कट जाएगा तो वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा। अतः निकल गया सही उत्तर पर मिले अंक सही उत्तरों की संख्या इक्वल टू x, 15 निकल गया बच्चों, और गलत उत्तरों की संख्या y इक्वल टू, और ये x इक्वल टू हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 5। तो बच्चों इसका आंसर निकल गया है। इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर है उसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर, तो ये दिया हुआ है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों इसको भी हल करते हैं। इससे इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए हुए हैं, हल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, माना कि पहले काल की चार या दो कार है, तो माना कि पहले कार की चाल इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, और दूसरे कार की चाल इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों यहाँ पे जब दोनों कारों की चाल एक ही दिशा में हो, प्रश्न से जब दोनों कारों की चाल एक ही दिशा में हो तो दूरी इक्वल टू हो जाएगा x माइनस वाई। और जब दोनों कारों की चाल विपरीत दिशा में हो तो दूरी इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई। क्योंकि बच्चों ये फॉर्मूला होता है दूरी इक्वल टू होता है चाल इक्वल टू होता है दूरी बटे समय। चाल इक्वल टू दूरी बटे समय होता है। चाल इक्वल टू दूरी बटे समय, तो दूरी जब निकालेंगे तो चाल इंटू समय हो जाएगा। दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न 1 में दिया हुआ है कि कार ए से तथा
दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो यह 5 घंटे पश्चात मिलती है। तो यहाँ पे ले लेंगे प्रश्न से जो दिया हुआ है। ये लिखे हुए हम लोग, अब प्रश्न से ले लेंगे। प्रश्न से तो चाल इक्वल टू ये होता है, दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय होता है। तो इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। तो चाल इक्वल टू दूरी इंटू समय, तो यहाँ पे दूरी क्या हुआ है, एक्स माइनस वाई और इंटू 5 घंटा लग रहा है उसमें, 5 घंटे पश्चात इन दोनों मिलता है। तो यहाँ पे कितना है, 100 किलोमीटर है यहाँ पे। तो 100 किलोमीटर 5 घंटे पश्चात इन लोग मिलता है। तो ये हो जाएगा 5 ऑफ एक्स माइनस 5 ऑफ वाई। या तो यहाँ पे इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ये एक्स माइनस वाई इक्वल टू 100/5, 5 को हम लोग नीचे भेज देंगे। तो बच्चों ये इक्वेशन निकल जाएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5 को इसे जब काटेंगे तो 20/100 होता है। तो 20 हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 निकल गया। अब हम लोग दूसरा इक्वेशन यहीं से लेंगे। दूसरा इक्वेशन विपरीत चाल के जब चल रहा है तो उनको 1 घंटा लगता है, 1 घंटे के पश्चात इन लोग मिल जाता है। तो फिर से विपरीत के लिए हम लिख लिए हुए थे एक्स प्लस वाई इंटू 1 घंटा इक्वल टू 100। तो बच्चों ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग एक देखिए यहाँ पे माइनस में है और यहाँ पे एक प्लस में है, तो दोनों को जोड़ देंगे। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 20 और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। तो वाई वाला टर्म कट जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 120 और x इक्वल टू 120/2, तो ये हो जाएगा 60। तो x इक्वल टू 60 निकल गया। अब हमको y का वैल्यू भी निकालना है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x का मान तो 60 माइनस वाई इक्वल टू 20 हो जाएगा और माइनस वाई इक्वल टू 20 माइनस 60, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 40, माइनस माइनस कट जाएगा और ये y इक्वल टू 40 निकल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग लिए हुए थे, पहले कार की चाल x लिए थे, दूसरे कार की चाल y लिए हुए थे। तो अतः पहले कार की चाल x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरे कार की चाल y इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों इसका आंसर निकल चुका है। अब एक क्वेश्चन छूटा हुआ है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। दिया हुआ है एक आयत का क्षेत्रफल, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 5 नंबर। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई का 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात करना है। तो चलिए निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 5 का हल। तो माना कि लंबाई, आयत की लंबाई, क्योंकि बच्चों ये आयत दिया हुआ है तो आयत की लंबाई इक्वल टू x हो जाएगा और चौड़ाई इक्वल टू y हो गया। अब बच्चों यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लंबाई इंटू चौड़ाई इक्वल टू एक्स वाई हो जाएगा। एक्स हो गया लंबाई और वाई हो गया चौड़ाई। अब प्रश्न से ले लेंगे बच्चों। प्रश्न में दिया हुआ था कि यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई कम कर दी जाए तो आयत
का क्षेत्रफल इक्वल टू एक्स वाई है, और ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये बोला गया है कि लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए। तो लंबाई यहाँ पे x है, तो x में 5 इकाई कम कर दिए हैं, इंटू चौड़ाई में 2 इकाई, उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए। तो हो जाएगा y + 3 इक्वल टू एक्स वाई। तो इसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो -9 क्षेत्रफल जो है उसमें से हमको इसमें 9 को माइनस कर दिए हैं। तो बच्चों इसको हम लोग निकालेंगे, तो x को x - 5 और y + 3 है, तो x और y + 3, एक बार x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -5 को एक बार y + 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हो जाएगा xy - 8। अब यहाँ पे x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो xy आएगा + 3x - 5y - 15 इक्वल टू xy - 9 आएगा। अब बच्चों यहाँ पे देखिए 3x है, तो 3x को रखेंगे 3x - 5y, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसके बाद -15 है, तो -15 को उधर लेके जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा xy - 9 और +15, और इसको ये जो xy है इसको भी हम लोग इधर ले आएंगे, तो -का xy और +का xy कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3x - 5y इक्वल टू 15 में 9 को जब माइनस करेंगे तो बच्चों कितना निकलेगा, ये 6 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 आएगा। अब हम लोग इसी प्रकार से क्वेश्चन जो दूसरा इक्वेशन है उसको भी फाइंड करेंगे। तो बच्चों दूसरा दिया हुआ है, फिर से ले लेंगे इसको, फिर से या केस 2 या स्थिति 2। अब दूसरा दिया हुआ था कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा देंगे, मतलब x + 3 इंटू y + 2, y + 2 इक्वल टू एक्स वाई जो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो यहाँ पे xy + 67 हो जाएगा। अब इसको भी हल कर लेंगे, तो x y + 2 और +3 y + 2 इक्वल टू xy + 67। बच्चों यहाँ पे आ जाएगा xy + 2x + 3y + 6 इक्वल टू xy + 67 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x + 3y इक्वल टू xy + 67 - 6 और -xy, तो -xy + xy कट जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2x + 3y इक्वल टू 67 में -6 जब करेंगे तो बच्चों यहाँ पे आएगा 61 आ जाएगा। ये समीकरण 2 आ गया। तो बच्चों समीकरण 1 जो आया हुआ है वो देखिए क्या आया है 3x - 5y इक्वल टू 6 इक्वेशन 1, और 2x + 3y इक्वल टू 61। तो इसको हम लोग बाजर गुणन विधि से सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 से ले लेंगे, तो 1 में था 3x - 5y इक्वल टू 6 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3x - 5y - 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ a1 इक्वल टू 3 है, b1 इक्वल टू -5 है, और c1 इक्वल टू -6 है। अब समीकरण 2 से 2x + 3y इक्वल टू 61, तो इसको भी उसी तरह लिखेंगे, तो 2x + 3y - 61 इक्वल टू 0, और यहाँ पे a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 3 और c2 इक्वल टू -61। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे वज्रगुणन विधि का जो फॉर्मूला होता है उसको लिखेंगे। तो फॉर्मूला होता है x बटे होता है, ये होता है x बटे, इसको हम लोग इसको और इसको x वाले टर्म को हम लोग छुपा के इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं b1 c2 - b2 c1 इक्वल टू y बटे a2 c1 - a1 c2 इक्वल टू 1 बटे a1 b2 - a2 b1। अब यहाँ पे बच्चों जो इसका मान है उसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो b1 का देखिए मान दिया हुआ -5 इंटू -5 है इंटू
C2 है, C2 के प्लेस पे माइनस का 61 है, माइनस B2 है 3 इंटू C1, तो C1 का -6 है, इक्वल टू y बटे A2 का मान आया हुआ है, A2 का मान है 2 इंटू C1 का -6 माइनस A1 का मान आया है 3 इंटू C2 माइनस का 61 इक्वल टू 1 बटे A1 का मान है 3 इंटू B2 का मान है 3 माइनस A2 का मान है 2 इंटू B1 का मान है -5। अब हम यहाँ पे इसको x और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 आ जाएगा और 6 पचे 30 आ जाएगा, 305 और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी 6 तिया 18 हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और इसके बाद y बटे -12 और माइनस 3 एक कम 3 हो जाएगा, और 6 तिया 18 और माइनस माइनस मिलके प्लस हो, और यहाँ हो जाएगा 1 बटे 3 तिया 9 माइनस 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 मिलके प्लस हो जाएगा 10। तो ये आ जाएगा x बटे, इसको जोड़ेंगे तो 8 और 5 13, 13 का 3 हाथ भरा 1 और 1 2 हो जाएगा, और 323 आया, इक्वल टू y बटे -12 है और 183 है, तो इसको माइनस कर देंगे, तो 3 में 2 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, 171 हो जाएगा, इक्वल टू 1 बटे 9 और 10 19 आ गया। अब हम लोग 2 केस लेंगे, स्थिति 1 जब इसको लेंगे, जब पहला और तीसरा लेने पर, तो x बटे 323 इक्वल टू 1 बटे 19। अब बच्चों हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 323 बटे 19। अब इसको हम लोग यहाँ से 19 से डिवाइड देंगे, तो बच्चों ये 19 से ये पूरा कट जाएगा, 17 बार में पूरा कट जाएगा, 19 17 में 323 आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 17, और x का वैल्यू को हम लोग या इसको ले लेंगे, जब दूसरा और तीसरा लेने पर तो इसको ले लेंगे बच्चों, तो ये y बटे 171 बटे 1 बटा 19, तो y इक्वल टू हो जाएगा 171 बटे 19, तो यह 19 9 171 होता है, तो y इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो बच्चों ये देखिए, ये पूरी इसको हम लोग हल कर लिए हैं, यहाँ पे हो जाएगा, तो आयत की लंबाई हो गया x, तो अतः आयत की लंबाई x इक्वल टू 17 वर्ग इकाई हो जाएगा, और आयत की चौड़ाई y इक्वल टू 9 वर्ग इकाई। तो बच्चों ये प्रश्नावली हम लोग जितने भी क्वेश्चन थे सबको हम लोग हल कर लिए हैं प्रश्नावली 3.5 के। तो बच्चों इसमें अगर कुछ भी आपको अगर डाउट होगा तो आप कमेंट पे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं प्रश्नावली 3.6 के साथ।